नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में पेपर 1 क्वेश्चंस लिए गए हैं 2015 में जो एग्जाम हुआ था उससे। लेकिन इन क्वेश्चंस के साथ हम अपडेटेड मटेरियल जो प्रोवाइड कराएंगे वो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पेपर 1 का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो ही पेपर 1 में आज भी रहना है। अभी भी जो होने वाला एग्जाम है उसमें भी वही पैटर्न रहना है। तो जिन एरियाज से क्वेश्चन उठाए हैं उन एरियाज में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेडी हो जाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया में विच स्टेट मॉनसून अराइव्स फर्स्ट? इंडिया के कौन से स्टेट में मॉनसून सबसे पहले आता है? तो ट्राई करें चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है। उसके बाद सही जवाब इसी में अवेलेबल होगा वीडियो में, और उसके अलावा भी उसमें एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरला। डी इसका सही जवाब है। अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, इंडिया में ज़्यादातर बारिश इसी मानसून से होती है। फर्स्ट हिट करता है वेस्टर्न घाट्स को, कोस्टल स्टेट ऑफ केरला एंड देन इंडिया, बाकी इंडिया में आता है। इट मेक्स दिस एरिया द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से सबसे पहले बारिश इस एरिया को मिलती है। इसके अलावा जो मानसून टर्म है वो लिया गया है अरेबिक वर्ड मौसिन से और मलायन वर्ड मॉनसून से, और इनका मतलब होता है सीजन। मानसून एक सीजनल विंड होते हैं जो कि रिवर्स होते हैं अपने डायरेक्शन में सीजन चेंज होने के साथ। एक सीजन में उनकी डायरेक्शन अलग होती है और दूसरे सीजन में उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग समर, समर के समय में जो फ्लो होता है विंड्स का वो सी से लैंड की तरफ होता है, एंड विंटर के समय में लैंड से सी की तरफ होता है जो मॉनसून विंड है उनका। इंडिया रिसीव करता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स समर में और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स विंटर में। साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर्म होते हैं ड्यू टू इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म्ड ओवर द तिब्बतन प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो पे जो लो प्रेशर बिल्ड होता है उसकी वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून बनते हैं, और इसी से इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एसोसिएटेड है हाई प्रेशर सेल से तिब्बतन प्लेटो पे और साइबेरियन प्लेटो पे। साउथ वेस्ट मॉनसून लाती है इंटेंस रेनफॉल, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल टू मोस्ट ऑफ द रीजन्स इन इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेनफॉल लाती है मेनली साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कंट्रीज जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ज़्यादातर इनमें जो एनुअल रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। हालांकि दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना, जापान एटसेट्रा ये रिसीव करते हैं ज़्यादातर रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल सीजन के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सीबीडीटी डील करता है विद विच टाइप ऑफ टैक्स? सीबीडीटी संबंधित है कौन से टाइप से, टैक्स के किस टाइप से? गिवन ऑप्शन में से सही का चुनाव करें। इनमें सही जवाब है ऑप्शन डी यानी इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स और सीबीडीटी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ये है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, जो कि भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करती है। सीबीडीटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो काम करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अनुसार। सीबीडीटी के जो हेड होते हैं वो चेयरमैन, उनका पदनाम होता है, और इसके अलावा इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो होते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडियन टैक्स सिस्टम हैज ए 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर, 3 स्तरीय स्ट्रक्चर है भारत में टैक्स व्यवस्था का। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल म्युनिसिपल बॉडीज़। लोकल म्युनिसिपल बॉडीज़ में ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये सब आ जाते हैं।
टैक्स दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिनमें जिससे चार्ज किया जाता है उसी को उसका बर्डन भी पड़ता है। इसके एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। जिसको ये लगता है टैक्स जिससे सरकार चार्ज करती है उसी को ये बियर भी करना पड़ता है, वो इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं कि सरकार जिनसे इसको कलेक्ट करती है टैक्स को, वो उस बर्डन को शिफ्ट दूसरों पे कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। बिजनेसमैन या कंपनीज जो होते हैं उन पे सरकार जब कोई टैक्स लगाती है, सेल्स टैक्स या वैट या सर्विस टैक्स या जीएसटी, तो वो उसको अपने ग्राहकों से वसूल लेते हैं सामान बेचते समय। वो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम कहलाता है। भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार यानी कि भारत सरकार, वो इम्पोज करती है टैक्सेस जैसे कि कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स। इनको इम्पोज भारत सरकार करती है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भारत में इम्पोज करती हैं इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे। हालांकि एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह कर मुक्त है, लेकिन उस पर जो राइट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, लैंड रेवेन्यू और स्टैंप ड्यूटी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा लोकल बॉडीज जैसे ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो अपना टैक्स कलेक्ट करती हैं ऑक्ट्रॉय के माध्यम से, जिसको चुंगी बोलते हैं हिंदी में। प्रॉपर्टी टैक्स, हालांकि ऑक्ट्रॉय अब लगभग समाप्त ही है। प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी टैक्सेस जैसे कि लोकल वाटर टैक्सेस, ड्रेनेज, सप्लाई और लोकल कोई एक्टिविटी हो, उन सब पे टैक्सेस भी ये लगा सकते हैं लोकल बॉडीज। अभी करंट में जो ईयर चल रहा है असेसमेंट ईयर, करंट में जो असेसमेंट ईयर है ये है 2021-22। इंडिया में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत ईयर माना जाता है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 30 मार्च को समाप्त होता है। असेसमेंट ईयर करंट में ये चल रहा है वर्तमान में 2021-22, जो कि अप्रैल 2021 से शुरू हुआ, ये 2021-22 है, यहाँ पे अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा असेसमेंट ईयर। इसके अलावा जो जिस ईयर की इनकम पे कर लगता है, टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर है अभी 2020-21, मतलब वर्तमान वर्ष में हम पिछले साल जो बीत चुका है उसकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और पे करेंगे। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए जो टैक्स के एप्लीकेबल रेट्स हैं वो हैं, अगर 2,50,000 तक किसी पर्सन की इनकम है तो उस पर निल यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा 2.5 लाख तक। 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो रेट ऑफ इनकम टैक्स 5% है। हालांकि जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर किसी पर्सन की जो इनकम है, टोटल इनकम, वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती है तो उसको रिबेट मिल जाती है और एक तरह से 5 लाख तक जो लोग इनकम कमाते हैं उन पे 0 टैक्स लग जाता है। जैसे पहले लगाएंगे इस पे 5 लाख पे 5% टैक्स, लेकिन अगर इसकी इनकम 5 लाख तक ही है तो वहाँ पे एक मैक्सिमम डिस्काउंट है 12,500 तक, जो कि इसमें अगर हम लगाएंगे 5 लाख तक इनकम है तो 2.5 लाख तक तो नील ही रहा, अगले 2.5 लाख पे लगेगा 5%, 2.5 लाख पे 5% 12,500 ही बैठता है। और ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत रिबेट है जिन लोगों की इनकम 5 लाख तक है। हाँ, जिन लोगों की इनकम 5 लाख से जरा भी ऊपर पहुंच जाएगी उनको अब ये रिबेट नहीं मिलेगी और उनको ये 5% देना पड़ जाएगा 2.5 लाख पे। इसके अलावा जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाए और 10 लाख तक आ जाए तो 5 लाख से 10 ऊपर और 10 लाख तक जितना भी पैसा होगा उस पर 20% रेट से टैक्स लगेगा। और अगर 10 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है तो 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर 30% से टैक्स लगेगा। ये टैक्स के रेट हैं करंट के। इसके अलावा क्योंकि वर्तमान में सरकार ने एक ऑप्शन दे रखा है लोगों को कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेविंग नहीं करते हैं, जो सेविंग का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक और ऑप्शन दिया कि अगर मान लो आप, बहुत सारे लोग डिडक्शन ले लेते हैं LIC वगैरह या दूसरे चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो उनके लिए एक अरेंजमेंट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपको अलग टैक्सेस
अलग जो रेट है टैक्स के वो अप्लाई हो जाएंगे आपके पास। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव रिजीम। ये अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो बचत का कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं है। तो जब किसी के पास कोई सेविंग नहीं है और वो डिडक्शन नहीं मांग रहा है, तो अब उसको ये रेट एप्लीकेबल होंगे जिससे उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, इससे फायदा उसी को होगा जिसकी कोई बचत नहीं है। जो लोग बचत करते हैं, डिडक्शन लेना चाहते हैं बेनिफिट, उनको इस पुराने सिस्टम से फायदा है। नए सिस्टम के जो रेट हैं ये बहुत ही सरल हैं याद रखने में। इनमें सीधा सिस्टम है कि 2.5 लाख तक नेल है और फिर 2.5 लाख से बढ़ता चला जाएगा और जो रेट है वो 5% बढ़ता चला जाएगा। बस याद रखना काफ़ी आसान है। यानी कि 250 से ऊपर जिसकी पहुंच जाएगी इनकम 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक यानी कि अगले 2.5 लाख पे 10%, 7.5 से 10 लाख यानी कि अगले 2.5 लाख पे 15%। ये 2.5 लाख बढ़ता रहेगा यहाँ पे और ये 5 बढ़ता रहेगा। 10 लाख से अगर किसी की 12.5 लाख तक पहुँच जाती है तो उस पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख पे पहुँच जाती है तो 25% और 15 लाख से ऊपर पहुँच जाती है तो 30%। मैक्सिमम जो रेट है वो 30% है। इसके अलावा कभी कभी ये भी जनरल में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये कॉमर्स वालों के लिए तो ज़्यादा बेनिफिट है ही, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन जनरल में भी आ जाते हैं टैक्स के रेट कभी कभी। इनकम टैक्स जब वो कैलकुलेट कर लेते हैं इस रेट से, तो बाद में उनको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ता है, जो कि करंट में 4% है, 4%। ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है। हालांकि ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया, अब इसकी जगह नीति आयोग पूछा जाएगा तो नीति आयोग जो नई संस्था का नाम है इसकी जगह चेंज हो गई है। तो चेयरमैन अभी भी वही है, मतलब जो इसके चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं और नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर ही हैं। पदेन ये अध्यक्ष होते हैं इसके। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये इसका सही जवाब था, प्राइम मिनिस्टर। कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं इससे रिलेटेड। नीति आयोग जो वर्ड नीति है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको फॉर्म किया गया था एक रिजोल्यूशन के माध्यम से यूनियन कैबिनेट के द्वारा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 से जो पुराना सिस्टम था वो समाप्त करके नया नीति आयोग स्टार्ट कर दिया गया। नीति आयोग एक मुख्य पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स दोनों ही तरीके के। इसके अलावा जब ये डिज़ाइन करता है अपने स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज या प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो नीति आयोग प्रोवाइड करता है साथ ही साथ टेक्निकल एडवाइस भी सेंटर को और स्टेट्स को। ये एक इसमें खास बात है कि टेक्निकल एडवाइस भी सेंटर को और स्टेट को देता है। 18 सितंबर 2021 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग इस तरीके से, मतलब लेटेस्ट जो इसके पद अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल से उनके नाम आप यहाँ से जान सकते हैं। करंट का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते ही हैं। वाइस चेयरमैन अभी करंट में डॉक्टर राजीव कुमार हैं। फुल टाइम मेंबर्स में 3 मेंबर हैं, श्री वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर वी.के. पॉल। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इसमें श्री राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। श्री अमित शाह होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमन जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और साथ ही साथ कॉरपोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इसके अलावा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। यानी कि ये जो 4 मिनिस्टर हैं इनके नाम भी याद रखने हैं, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं नीति आयोग के। इसके अलावा इनका जो प्लान का सिस्टम है, पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसमें 5 ईयर के प्लान बनते थे, अभी 3 तरीके के प्लान्स हैं नीति आयोग के तहत जो बनाए जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए एक्शन एजेंडा बनेगा 3 साल के लिए। एक्शन एजेंडा यानी कि ये एजेंडा तय करेंगे जिस पे एक्ट करेंगे और उसको ये चेक भी करेंगे कि उस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
और चेक करेंगे उसका मतलब इंश्योर करेंगे कि वो पूरा होना चाहिए। ये इसलिए है ताकि एक्टिवेशन बना रहे। स्ट्रेटेजी 7 ईयर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी बनेगी और एक विजन तय किया जाएगा जो कि 15 ईयर्स का होगा। ये पीरियड भी याद रखने हैं तीनों के, कभी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है केलकर कमेटी रिलेटेड है कौन से डिपार्टमेंट से। गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करेंगे और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो एक 3 मेंबर कमेटी जिसके हेड थे फाइनेंस सेक्रेटरी, उस समय फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे और 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रहे थे विजय एल केलकर। इनके हेडशिप में ये समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी और इसका काम था फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए रोड मैप देना 2012-13 से 14-15 के लिए। इसके अलावा कुछ खास कमेटीज या कमीशन और उनके पर्पस इंडिया में। अरुण गोयल कमेटी, कुछ फेमस जो कमेटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अरुण गोयल कमेटी, इनका काम था स्ट्रेंथन करना कैपिटल गुड्स सेक्टर को और कंटिन्यू मोर एक्टिवली इन नेशनल गोल ऑफ अचीविंग ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना और 1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। उसके लिए रोड मैप बताना अरुण गोयल कमेटी का काम था। पीके मोहंती कमेटी ये बनाई गई टू रिव्यू प्रेजेंट ओनरशिप गाइडलाइंस इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। भारतीय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ओनरशिप गाइडलाइंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रिव्यू के लिए पीके मोहंती कमेटी। इसके बाद जस्टिस मदन बी लोकुर 1 मैन कमेटी थी ये। इसका काम था टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग स्टबल बर्निंग इन पंजाब। जो गेहूं या धान जब उनकी जो बच जाता है मटेरियल फसल काटने के बाद, उसके स्टबल बर्न करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनकी वजह से एनसीआर में जो पॉल्यूशन की समस्या पिछले कई वर्षों से लगातार बन रही है, तो ऐसे स्टेप लेना ताकि इसको रोका जा सके। इसके लिए उपाय सुझाने का काम लोकुर कमेटी का था। राजीव महर्षि कमेटी, इनका काम टू मेजर द इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ वेविंग ऑफ इंटरेस्ट इन कोविड-19 रिलेटेड मॉरेटोरियम। नेक्स्ट रमेश चंद कमेटी। रमेश चंद कमेटी ये नीति आयोग के मेंबर थे। एग्रीकल्चर, शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री के लिए रिकमेंड करने के लिए कि ये लिंक करें शुगर केन प्राइसेस को शुगर के रेट के साथ मार्केट में, ताकि शुगर का रेट जैसे घटता बढ़ता है उसके हिसाब से शुगर केन का जो प्राइसेस हैं वो भी चेंज हो। इसके अलावा इनको काम दिया गया कि क्लियर करें एरियर्स ऑफ शुगर केन फार्मर्स के जो पिछले कई वर्षों तक के बिल पेंडिंग पड़े रहते हैं उनको क्लियर कैसे करना है, उसके लिए सुझाव देना इनका काम था। नेक्स्ट अभिजीत सेन कमेटी, इनका काम फॉर्मुलेट फूड पॉलिसी इन द लॉन्ग टर्म के लिए फूड पॉलिसी बनाना। अभिजीत सेन कमेटी बनाई गई इसके लिए। आबिद हुसैन कमेटी बनाई गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के लिए। काफ़ी फेमस कमेटी है, कई दफ़े पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में इसके बारे में। चक्रवर्ती कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड थी। इसके अलावा जीवी रामकृष्ण कमेटी ये डिस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जे ईरानी कमेटी ये भी काफ़ी फेमस कमेटी है, कई दफ़े पूछ ली जाती है, कंपनी लॉज से संबंधित। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट, जो नया कंपनीज एक्ट बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013, वो इनकी सिफारिश पे बनाया गया, जे ईरानी कमेटी। इसके अलावा केलकर कमेटी 2015 असेसिंग PPP इंडिया और टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राजा चेलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर थे। इसके अलावा खुसरो कमेटी एग्रीकल्चरल क्रेडिट से रिलेटेड थी। कृषि साख सरकारिया कमीशन, इसका काम था रिलेशनशिप इन पावर बैलेंस करना सेंटर और स्टेट्स के बीच में। मालेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस से संबंधित। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित। मैकिन्सी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलेटेड है मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट बैंक्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक के साथ जो सहयोगी बैंक थे उनके एसोसिएशन से रिलेटेड। सुरेश तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पावर्टी, पावर्टी का एस्टिमेशन कैसे किया जाए इसके ऊपर थी।
तारापुर कमेटी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड, ए घोष कमेटी मेल प्रैक्टिसेस इन बैंक से रिलेटेड, वाई बी रेड्डी कमेटी असेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स, भगवती कमेटी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर, सी राव कमेटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी, धारिया कमेटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रंगराजन कमेटी कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, लोधा कमेटी रिकमेंड रिफॉर्म्स फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट से में जो रिफॉर्म होने उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल टू सजेस्ट द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर स्वच्छ भारत अभियान, केवी कामत पैनल इनका काम एग्जामिन करना एमएसएमई सेक्टर को, विवेक देवराय कमेटी रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग, जस्टिस बीएम शाह कमेटी ब्लैक मनी, एसी शाह कमेटी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, कस्तूरी रंगन कमेटी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में, कोठारी कमीशन एग्जामिन करना ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर, राधा कृष्णन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, के संथानम कमेटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीसी, शिवरमन कमेटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, स्वामीनाथन कमीशन टू फाइंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स, बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जस्टिस ए के माथुर कमीशन सेवंथ पे कमीशन, वागुल कमेटी मनी मार्केट्स इंडिया में, वासुदेव कमेटी एनबीएफसी सेक्टर रिफॉर्म्स, वाई बी रेड्डी कमेटी रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स, सुशील मोदी कमेटी टू लुक इनटू द जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल फेस्ड बाय स्टेट्स, जीएसटी से राज्यों के जो रेवेन्यू में कमी आएगी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बनाई गई थी सुशील मोदी कमेटी। नेक्स्ट है हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, भारत के पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है यानी कि लोकसभा उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, उसके सभापति कौन होते हैं। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी स्पीकर। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, साथ में जो रिलेटेड मटेरियल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्जाम को लेकर के, क्योंकि सेम टॉपिक जो हैं वो सिलेबस से हैं, सेम ट्रेंड के टाइप के रहने हैं क्वेश्चंस, और इनमें जो करंट अपडेशन के साथ मटेरियल है वो सारा यहाँ पे इकट्ठा किया है, मैंने कंपाइल किया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और भारत में इसको लोअर हाउस कहा जाता है। स्पीकर इलेक्ट किया जाता है सबसे पहली मीटिंग में ही लोकसभा की में, जनरल इलेक्शंस के तुरंत बाद में। इसका जो टर्म रहता है वो 5 ईयर्स का रहता है और जनरली जो स्पीकर होता है वो चूज किया जाता है उस पार्टी में से जो पार्टी सत्ता में होती है, क्योंकि उसी के एमपी ज़्यादा होते हैं। बाई कन्वेंस मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी या अलायंस, या तो अलायंस का रहता है या रूलिंग पार्टी का। करंट में जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला हैं और जो कि बीजेपी के हैं। 19 जून 2019 से ये लोकसभा के स्पीकर हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं करंटली वेंकैया नायडू हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और लोकसभा के जो चेयरमैन रहते हैं वो रहते हैं स्पीकर। एडिशनल इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मिलकर के बनी है प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, मतलब भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, जबकि राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, लोकसभा में जो चुनकर आते हैं एमपी, उनको लोग डायरेक्ट चुनते हैं, पीपल चुनकर के भेजते हैं, तो वो हाउस ऑफ पीपल कहलाता है। जबकि राज्यसभा जो होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो उनको चुनते हैं जो स्टेट्स असेंबलीज होती हैं वो चुन करके भेजती हैं, या यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो अपने यहाँ से चुनकर भेजती हैं। ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं।
लोकसभा के सांसद जो होते हैं वो कानून बनाने का काम करते हैं और वो कानून बनाते हैं देश को आगे ले जाने के लिए। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनका काम होता है अपने स्टेट, अपने राज्य के हितों को संरक्षित करना। लोकसभा और राज्यसभा का नाम अडॉप्ट किया गया था 1954 में भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल है जिसमें बहुत सारे बिल्स और लॉ पास किए जाते हैं बेटर रनिंग के लिए, नेशन के लिए। राज्यसभा अपर हाउस है पार्लियामेंट का और ये प्रोटेक्ट करता है सेवरल स्टेट्स के राइट्स को। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एक पर्सन को 25 ईयर्स एज होना चाहिए, उसके बाद वो लोकसभा के एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 30 ईयर्स है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कमला प्रसाद बिशेसर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। अब वॉज हो जाएगा क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हम इसके जो अपडेटेड हो सकते हैं उनको लेंगे, सबको शामिल करेंगे। इसका तो जो जवाब था वो था ऑप्शन सी, त्रिनिदाद एंड टोबैको। कमला प्रसाद बिशेसर दरअसल ये भारतीय मूल के थे और इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और अभी भी आज हम जो मटेरियल इसका लेंगे साथ में, तो भारतीय मूल के जो दूसरे देशों में या तो चीफ पद पे हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, या उप डिप्टी पोजीशन में हैं, उनको शामिल करेंगे। ये त्रिनिदाद में लॉयर और पॉलिटिशियन थे, 7th प्राइम मिनिस्टर थे त्रिनिदाद एंड टोबैको के, और ये रहे 26 मई 2010 से लेकर के 9 सितंबर 2015 तक। ये अपने कंट्री के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थे, अटॉर्नी जनरल थे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। इसके अलावा इसमें बाकी ये पढ़ लेंगे, कोई खास नहीं। प्राइम मिनिस्टर रहे, ये बहुत ज़्यादा यूज का है नहीं हमारे लिए करंट में, तो त्रिनिदाद एंड टोबैको के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अभी के संदर्भ में जो हमारे लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एनआरआई हेड्स ऑफ स्टेट्स, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इसमें एंटोनियो कोस्टा, इनका गोवा से संबंध है। ये प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल के वर्तमान में 2021 में। प्रविंद कुमार जुगनाथ, ये प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस में, इंडिया से संबंध है। पृथ्वीराज सिंह रूपन, इसके अलावा इनको प्रदीप सिंह रूपन भी कहा जाता है, ये प्रेसिडेंट हैं मॉरिशस के। इसके अलावा चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये प्रेसिडेंट हैं सूरीनाम के। और ख़ास बात यह है, ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया का जो रिपब्लिक डे 2021 में हमने मनाया उसमें ये चीफ गेस्ट भी थे। अब एनआरआई डिप्टी हेड्स ऑफ द स्टेट्स, डिप्टी हेड्स में सबसे खास तो हैं कमला हैरिस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री और उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं ये उसकी। इसके अलावा भरत जगदेव, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं करंट में गुयाना के। इसके अलावा ये पहले भी 97 से 99 तक वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा ये गुयाना के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1999 से दिसंबर 2011 तक। और नेक्स्ट हैं लेव वराडकर, ये हैं द टेनेस्टे इन मिनिस्टर ऑफ एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट आयरलैंड। आयरलैंड में ये मिनिस्टर तो हैं ही, ये डिपार्टमेंट संभालते हैं। साथ ही साथ टेनेस्टे का मतलब वहाँ पे जो डिप्टी हेड होते हैं स्टेट के, ये टेनेस्टे बोला जाता है उनको। इज़ द ऑफिशियल टाइटल ऑफ डिप्टी हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन बोथ इंग्लिश एंड आयरिश, दोनों ही लैंग्वेज में ये वर्ड यूज किया जाता है डिप्टी हेड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिंग सार्क कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड। तो ये क्वेश्चन अभी रेफरेंस में है नहीं, संदर्भ से रिलेटेड है नहीं, और जब आया था तब भी ठीक नहीं था ये, उस समय भी, क्योंकि प्रीवियस पुराना क्वेश्चन था। हालांकि इससे रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। 18th सार्क समिट हुई थी नेपाल में, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में, नवंबर 26 से नवंबर 27 2014 में। ये अटेंड की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और प्रेसिडेंट्स ऑफ अफगानिस्तान, मालदीव एंड श्रीलंका, जो कि मेंबर्स हैं सार्क के। 19th समिट अब ये होल्ड पे है एकदम। 19th समिट होनी थी पाकिस्तान में,
जिसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडिया में। इंडिया ने इसका बहिष्कार किया, साथ ही साथ जो बाकी देश थे उन्होंने भी इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। जब सबने बहिष्कार कर दिया तो अल्टीमेटली ये मीटिंग होल्ड पे रखनी पड़ी और इसके बाद अभी तक भी ये मीटिंग अब हुई नहीं है। पाकिस्तान इस बार भी ये समिट करने के लिए रेडी था, लेकिन बाकी कंट्रीज ने कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि ये वर्तमान में काम में है ऐसा नहीं है, इसकी वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, बाकी जो मीटिंग्स होती हैं काम के लिए वो काम इसके जारी हैं अपने। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षेस भी इसको बोला जाता है, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियोपॉलिटिकल यूनियन है स्टेट्स इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर कंट्रीज, उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसको फाउंड किया गया था 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है अब खास तौर पे भारत के लिए, और एक तरह से सार्क या दक्षेस के अल्टरनेटिव के तौर पे भारत इसको देखता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन शामिल हैं। 5 कंट्रीज इसमें साउथ एशिया से हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। इसके अलावा 2 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया से, म्यांमार और थाईलैंड। इसके हेडक्वार्टर्स भी ढाका, बांग्लादेश में हैं और इसको फाउंड किया गया था 6 जून 1997 को। आसियान एक और काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक इकोनॉमिक यूनियन है जिसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया में। इसके हेडक्वार्टर हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में और इसको फाउंड किया गया था 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में। इसके मेंबर कंट्रीज हैं ब्रुनेई, बर्मा जिसको अब म्यांमार बोला जाता है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL। तो क्योंकि ये भी अब क्वेश्चन संदर्भ का नहीं रहा, इसमें जो एग्जाम्पल है दीपिका पादुकोण, हालांकि सही निशान था, इसका सही जवाब था की के द्वारा, लेकिन अब नहीं है ये इसके ब्रांड एम्बेसडर। 4 सितंबर 2018 को लेजेंडरी बॉक्सर एंड 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर पब्लिक सेक्टर कंपनी के द्वारा, BSNL के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर्स 2021 में हैं, करंट में जो हैं, जिन पे हो सकता है पूछा जा सकता है सवाल, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं पल्स पोलियो कैंपेन की, सिटी कंपोस्ट कैंपेन की और स्वच्छ भारत अभियान के। अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म एंड पल्स पोलियो कैंपेन के। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं वेस्ट बंगाल के सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के। सुरेश रैना गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के और स्वच्छ भारत मिशन गाजियाबाद में इसके एम्बेसडर हैं। सुनील शेट्टी नाडा के एम्बेसडर हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी फार्मर स्कीम, समाजवादी किसान बीमा योजना। फिरोज कम्बट्टर रसना के चेयरमैन, मेक इन इंडिया के एम्बेसडर। दीपिका पादुकोण इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी और अमिताभ बच्चन अवेयरनेस ऑफ हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ ओनम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ओनम किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, केरला। काफ़ी फेमस फेस्टिवल है ये। ओनम एनुअल हिंदू हॉलीडे और फेस्टिवल है और ओरिजिन स्टेट इसका केरला है, हालांकि लगभग पूरे भारत में ही अब मनाया जाता है। इट फॉल्स इन मलयालम कैलेंडर मंथ ऑफ चिंगम विच इन ग्रेगोरियन कैलेंडर ओवरलैप्स विद अगस्त या सितंबर, यानी कि अगस्त सितंबर में पड़ता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड
टू कॉमेमोरेट किंग महाबली। किंग महाबली की याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लोगों की मान्यता है कि किंग महाबली की जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो विजिट करती है केरला को ओणम के समय पर। इसके अलावा स्टेट्स और उनके फेमस फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण फेस्टिवल दशहरा, उगाड़ी, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश में फेमस हैं रे, बूरी बोट, म्योको, ड्री, पोंगू, लोसार, मुरोंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा फेस्टिवल। आसाम में फेमस हैं अम्बुबाची, बोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकाई। बिहार में फेमस है छठ पूजा और बिहुला। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। गोवा में सनबर्न फेस्टिवल, लैडेन और मेंडो। गुजरात में नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ रण उत्सव, उत्तरायण, दिवाली। हिमाचल प्रदेश में रखादुमनी और गोची फेस्टिवल। हरियाणा में बैसाखी, गुगा नवमी, सूरजकुंड मेला। जम्मू कश्मीर में हर नवमी, छारी, बाहू मेला, दोशमोश। झारखंड में करम उत्सव, होली, रोहिणी, टूसू। कर्नाटका मैसूर दशहरा, उगाड़ी। केरला में ओणम, विशु। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो फेस्टिवल। मेघालय में नोंगक्रेम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वांगला, सजीबू चैबुरो। महाराष्ट्र गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा, नागपंचमी, नवरात्रि। मणिपुर में याओसेंग, पूरग, चबंगकोट। मिजोरम में चापचारकुट फेस्टिवल। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सू फेस्टिवल। उड़ीसा में रथ यात्रा, राजप्रभा और नौखाई। पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी। राजस्थान में गणगौर मेला काफ़ी फेमस है, तीज, बूंदी, पुष्कर फेयर, उर्स। सिक्किम में लोसर, सागादावा। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नत्यांजलि फेस्टिवल, जलीकट्टू। तेलंगाना में बोनालू, बाथुकामा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा। वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा। उत्तरांचल गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल इज कनेक्टेड विद। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया क्योंकि इन्होंने नाम भी नहीं पूछा गेम का, इन्होंने तो केवल स्पोर्ट्स तक ही ये सही हो जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। इसके अलावा बाकी जो मेजर प्लेयर्स हैं इंडिया के फेमस, उसमें से कुछ फेमस प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। साइना नेहवाल इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन सिंगल्स प्लेयर हैं। इसके अलावा फेमस प्लेयर्स इंडिया में बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, अपर्णा पोपट, पुलेला गोपीचंद, दीपांकर भट्टाचार्य, पारुपल्ली कश्यप, पीवी सिंधु। बॉक्सिंग में मैरी कॉम, विजेंदर सिंह। आर्चरी में दीपिका कुमारी। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, हिमा दास, पीटी ऊषा, अंजू बी जॉर्ज, मिल्खा सिंह। कार रेसिंग में नारायण कार्तिकेयन, अरमान इब्राहिम, करुण चंडोक। स्क्वैश में ज्योत्सना चिनप्पा, ऋत्विक भट्टाचार्य, सौरभ घोषाल। स्विमर्स बोला चौधरी, मेहर सेन। शूटर्स विजय कुमार, गगन नारंग, समरेश जंग, अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अंजलि भागवत, मानवजीत सिंह संधू। गोल्फ में ज्योति रंधावा, अर्जुन अटवाल, जीव मिल्खा सिंह, शिव कपूर। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर में गीत सेठी, पंकज आडवाणी। हॉकी में दिलीप ट्रिकी, धनराज पिल्लई, गगन अजीत सिंह, प्रगट सिंह, ध्यानचंद। चेस में विश्वनाथन आनंद। फुटबॉल में सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया। लॉन टेनिस में विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। माउंटेनियरिंग में बछेंद्री पाल, तेंजिंग नॉर्गे।
वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी, एन कुंजारानी देवी, मीराबाई चानू। रेसलिंग में दारा सिंह, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, सुशील कुमार। इसमें जो बहुत फेमस प्लेयर्स चाहे पहले थे या करंट के हैं, उनमें से ज़्यादातर को शामिल किया गया है। हालांकि लिस्ट बहुत ही लंबी है, तो हम खाली लिमिट में ही याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स तो और भी बहुत सारे हैं, आप जितना जान जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन कम से कम इतने तो पता होने चाहिए ज़रूर हमें। इसके अलावा क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको मैंने शामिल नहीं किया है, क्योंकि वो क्रिकेट इतना फेमस है कि लगभग सभी उनके नाम जानते ही हैं क्रिकेट के प्लेयर्स के। तो इस वीडियो में इतना ही बहुत है, क्योंकि बाकी मटेरियल होने की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह से डिस्कशन के साथ लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।